हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सी प्लस प्लस का फर्स्ट चैप्टर। इस चैप्टर में हमें देखना है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है, यानी कि सी प्लस प्लस हम नॉर्मली कंसिडर करेंगे तो सी प्लस प्लस के फीचर्स क्या है, सी प्लस प्लस से जो पहले का लैंग्वेज था सी लैंग्वेज, उसके डिसएडवांटेजेस क्या थे, सी प्लस प्लस यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का काम करने का स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर कौन से कंसेप्ट आते हैं, साथ में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यानी कि सी प्लस प्लस के एप्लीकेशंस क्या है, प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस कौन से हैं, और साथ में हम देखने वाले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यानी कि सी प्लस प्लस में जो हम क्लास का कंसेप्ट देखते हैं और सी लैंग्वेज में जो स्ट्रक्चर का कंसेप्ट देखा था, उन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इस वजह से कुछ हमारे ऑब्जेक्टिव है, साथ में हम कुछ प्रोग्रामिंग्स भी आगे की वीडियो में देखने वाले। History of C++. C++ is the first object-oriented programming language invented by Bjorn Stroustrup at AT&T Bell Lab, USA. ये बर्जन स्ट्रॉस्ट्रप था, इन्होंने ये C++ लैंग्वेज इन्वेंट किया था। नाम का स्पेलिंग अच्छी तरह से देखो, BJARNE स्ट्रॉस्ट्रप। ये जो नाम है, ये साइंटिस्ट डेनमार्क से वो एक्चुअली बिलोंग करते थे, उसके बाद वो यूएस में सेटल हुए, तो उनके नाम का जो प्रोनाउंसिएशन है वो अलग अलग कंट्री में अलग अलग वे से प्रोनाउंस किया जाता है। आप अलग वे से प्रोनाउंस कर सकते हैं। नॉर्मली उनके नाम का प्रोनाउंसिएशन था बीजान। हमें पता है सी लैंग्वेज डेनिस रिचे ने इन्वेंट किया था 1972 में AT&T बेल लैब यूएसए में। साथ में बर्जन स्ट्रॉस्ट्रप ने सी प्लस प्लस इन्वेंट किया, सेम लैबोरेटरीज AT&T बेल लैब, अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ बेल लैबोरेटरीज जो यूएसए में सेटल है, वहीं पर ये बर्जन स्ट्रॉस्ट्रप ने सी प्लस प्लस इन्वेंट किया था। सी लैंग्वेज में कुछ डिसएडवांटेजेस थे, जैसे सी लैंग्वेज में आपको एक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट था, लेकिन स्ट्रक्चर में जो आप वेरिएबल क्रिएट करते हो वो सारे के सारे पब्लिक वेरिएबल होते हैं। अभी पब्लिक वेरिएबल है, उस वेरिएबल को कोई भी आराम से एक्सेस कर सकता था। अगर मैं सी लैंग्वेज से कोई प्रोजेक्ट बनाता हूँ तो वो जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर के वेरिएबल पब्लिक हो गए, यानी कि वो जो प्रोजेक्ट है उसका सिक्योरिटी इतना अच्छा रहा नहीं। कोई भी थर्ड पर्सन वो प्रोजेक्ट पे आएगा और आपका डेटा एक्सेस कर लेगा। तो स्ट्रक्चर का सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस था कि उसके जो डेटा है वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक थे। साथ में स्ट्रक्चर में सिर्फ मैं वेरिएबल ही क्रिएट कर सकता हूँ, उसमें मैं फंक्शंस कनेक्ट नहीं कर सकता हूँ। तो वो कंसेप्ट बर्जन स्ट्रॉस्ट्रप ने कंसिडर किया और उन्होंने एक नया लैंग्वेज इन्वेंट किया जिसमें क्लास का एक नया कंसेप्ट उन्होंने ऐड किया। अभी क्लास में क्या हो गया, क्लास यानी कि इनडायरेक्टली स्ट्रक्चर ही होता है, लेकिन स्ट्रक्चर का बाय डिफॉल्ट मेंबर पब्लिक होता है, लेकिन क्लास अगर मैंने बात किया तो क्लास के अंदर जो वेरिएबल है वो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होते हैं, यानी कि मेरा सिक्योरिटी बढ़ गया। और साथ में क्लास के अंदर में वेरिएबल के साथ फंक्शन भी इंक्लूड कर सकता हूँ, यानी कि उससे मैं बहुत सारा डेटा इजीली एक्सेस कर सकता हूँ, बहुत बड़े प्रोग्राम में इजीली मैनेज कर सकता हूँ। तो बर्जन स्ट्रॉस्ट्रप ने इसी लैंग्वेज में क्लास का कंसेप्ट ऐड किया, उससे कंपनी को ये लैंग्वेज बहुत पसंद आने लगा, प्रोजेक्ट को सिक्योरिटी मिल गया। तो वो जो कंसेप्ट ऐड किया उन्होंने, तो वो 1979 में ऐड किया। 1972 में सी लैंग्वेज आया था, उसके बाद उन्होंने रिसर्च किया और 1979 में क्लास का कंसेप्ट इन्वेंट करके वो उस लैंग्वेज में ऐड किया। तो वो लैंग्वेज को सी विथ क्लास, क्योंकि सी लैंग्वेज का पूरा स्ट्रक्चर वैसे ही था, सिर्फ एक क्लास का नया कंसेप्ट ऐड हुआ, तो उस लैंग्वेज को सी विथ क्लास बोला जाता है। क्लास का कंसेप्ट ऐड हो गया सी लैंग्वेज में, तो लोगों को सिक्योरिटी मिल गया, साथ में मैं फंक्शन ऐड कर सकता हूँ क्लास में, तो लोगों को और पसंद आने लगा। तो उसके बाद फिर बर्जन स्ट्रॉस्ट्रप ने और भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंसेप्ट सी लैंग्वेज में ऐड किए, जैसे पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन। ये कंसेप्ट ऐड करके उन्होंने एक फाइनल लैंग्वेज इन्वेंट किया। वो लैंग्वेज सी का एडवांस वर्जन था, यानी कि सी के आगे का एक स्टेप था, इसलिए उन्होंने नाम दिया सी प्लस प्लस, जो एक्चुअली इन्वेंट हुआ 1983 में। 1979 में जो लैंग्वेज बना था उसको सी विथ क्लास कंसेप्ट दिया था,
क्योंकि सारे के सारे कंसेप्ट ऐड हुए नहीं थे सी प्लस प्लस में जो आज हम देखने वाले हैं। वो 1979 के बाद उन्होंने आगे के कंसेप्ट ऐड किए, तो वो लैंग्वेज सी प्लस प्लस से उन्होंने नाम दिया और वो 1983। तो अगर मुझे कोई पूछता है कि सी प्लस प्लस कब इन्वेंट हुआ, किसने इन्वेंट किया, तो सी प्लस प्लस विजयन शॉस्ट्रप ने इन्वेंट किया AT&T बेल लैब यूएसए में जो है, और सी प्लस प्लस का एक्चुअल इन्वेंशन डेट बोला जाता है 1983। सी प्लस प्लस लैंग्वेज के कुछ एप्लीकेशन से, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के एप्लीकेशन से, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहाँ पर मैं यूज कर सकता हूँ। तो नॉर्मली अगर मैं देखता हूँ तो आज का जो भी कंसेप्ट आपको दिख रहा है, जो भी कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर्स वगैरह दिख रहे हैं, हर जगह पर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के हिसाब से ही कंसेप्ट दिखेगा। जैसे रियल टाइम सिस्टम, रियल टाइम सिस्टम यानी कि जो हम डे टू डे लाइफ में सॉफ्टवेयर देख रहे हैं। जैसे मैं रेलवे रिजर्वेशन का सॉफ्टवेयर देखता हूँ, डीमार्ट के अंदर जो बिलिंग का सॉफ्टवेयर चलता है, एडमिशन प्रोसेस का जो सॉफ्टवेयर चलता है, ये सारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसको मैं रियल टाइम सिस्टम कहता हूँ। हर जगह पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कंसेप्ट आता ही है। सिमुलेशन एंड मॉडलिंग, जो आपके सिमुलेशन के सॉफ्टवेयर होते हैं, जहाँ पर एक सिमुलेशन क्रिएट किया जाता है बाय यूजिंग सॉफ्टवेयर, तो वो जो सॉफ्टवेयर है उसमें भी मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का यूज करता हूँ। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस नाम से ही मुझे क्लिक होता है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आता ही है। ओरेकल, RDBMS, ORDBMS, MySQL, ये सारे आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से ही बने हुए हैं। हाइपर टेक्स्ट, हाइपरमीडिया, एक्सपर्ट टेक्स्ट, यानी कि जो भी मैं इंटरनेट पे सॉफ्टवेयर देख रहा हूँ, फेसबुक का अकाउंट देखता हूँ, जीमेल का अकाउंट देखता हूँ, AI एंड एक्सपर्ट सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एक्सपर्ट सिस्टम, यानी कि जो वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी के जो सॉफ्टवेयर होते हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट को आपको क्रिएट करना पड़ता है, तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से ही बनाया जाता है। न्यूरल नेटवर्क्स एंड पैरेलल प्रोग्रामिंग, इंटरनेट के पीछे जो कंसेप्ट होता है कि लैन मुझे कनेक्ट करना है, वो जो वायरिंग के जो बॉक्स लगता है, सेट ऑफ बॉक्स, उसमें जो प्रोग्रामिंग होता है उसमें भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट होता है। डिसीजन सपोर्ट एंड ऑफिस ऑटोमेशन, जो आपके हाई लेवल के डिसीजन सपोर्ट होता है कि कुछ तो डेटा आ रहा है, उससे मुझे फिर कुछ तो डिसीजन सपोर्ट करना है कि भाई ये डिसीजन लेना है या वो डिसीजन लेना है। डेटा वेयर हाउस वगैरह यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं उसको मैं कहूँगा डिसीजन सपोर्ट। CIM, CAM, CAD सिस्टम, इंजीनियरिंग की ड्राइंग के लिए मुझे कुछ सॉफ्टवेयर लगते हैं, CAD, CAM वगैरह, ऐसे जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें भी मुझे C++ यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का यूज होता है। जनरल स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्राम, C++ प्रोग्राम लिखने का कुछ तो तरीका होता है। जैसे सबसे पहले आपको इंक्लूड हेडर फाइल्स, डिक्लेयर क्लास, डिफाइन मेंबर फंक्शन, डिफाइन मेन फंक्शन, ये C++ प्रोग्राम लिखने का एक स्टैंडर्ड तरीका है। इंक्लूड हेडर फाइल्स, include all header files which are required to execute given program. The most important file is iostream.h header file. सबसे पहले मुझे C++ का प्रोग्राम लिखना है तो मुझे कुछ हेडर फाइल्स, उसके बाद कोई लिंकिंग फाइल जो है उसको मुझे इंक्लूड करना होता है। C++ में हम अलग अलग कंसेप्ट यूज करते हैं, सी आउट, सी इन, साथ में कुछ कोडिंग लिखेंगे। ये कोडिंग का सब कंसेप्ट क्या होता है, उसको मशीन लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट करना है, ये आपके हेडर फाइल में लिखाया जाता है। नॉर्मली अगर मैं कोई भी C++ का प्रोग्राम लिखता हूँ तो मुझे iostream.h हेडर फाइल यूज करना ही पड़ता है। डिक्लेयर क्लास, डिक्लेयर ऑल क्लासेस विच आर नेसेसरी फॉर गिवन प्रोग्राम। नॉर्मली C++ का स्ट्रक्चर होता है बॉटम टू टॉप, यानी कि जो डिटेलिंग का काम है वो पहले करो। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या होता है, जो मेरे क्लासेस है, मुझे क्या क्या फॉर्म लगने वाला है। अगर मुझे कॉलेज का एनवायरनमेंट बनाना है तो कॉलेज में स्टूडेंट होंगे, टीचर होंगे, ऑफिस ऑटोमेशन होगा, तो इन सब का इंफॉर्मेशन पहले डिक्लेयर करो, यानी कि उसको हम क्लास के फॉर्मेट से डिक्लेयर करते हैं। तो वो जो फॉर्मेट है वो सबसे पहले डिक्लेयर किया जाता है, क्लास को सबसे पहले डिक्लेयर करो। डिफाइन मेंबर फंक्शन, डिफाइन मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास, प्रोग्रामर कैन हैव इनसाइड और आउटसाइड डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन। नॉर्मली क्लास यानी कि सिर्फ स्ट्रक्चर होता है कि इसके अंदर ये काम चलेगा, साथ में इसके अंदर ये वेरिएबल और फंक्शंस होंगे, ये मैं डिक्लेयर करता हूँ क्लास सेक्शन में।
और वो जो फंक्शंस है और क्लास के अंदर जो मैंने फंक्शंस बात किया कि मुझे डेटा सेट करना है, डेटा शो करना है, क्लास डिक्लेयर होने के बाद फिर वो फंक्शन को डिटेल में एक्सप्लेन करो कि आपका फंक्शन इस वे से काम करने वाला है, साथ में आपका जो डेटा है वो इस फॉर्मेट में डिस्प्ले होगा। तो वो जो फंक्शन का काम है वो बाद में आपको डिफाइन करना होता है। और सबसे लास्ट में आता है डिफाइन मेन फंक्शन, क्रिएट ऑब्जेक्ट एंड कॉल वेरियस फंक्शन राइटर विद इन वेरियस क्लास। सबसे लास्ट में आप मेन फंक्शन यूज करते हो। मेन फंक्शन का स्ट्रक्चर होता है सिर्फ जो आपने क्लास क्रिएट किया उसको कॉल करो, कि सबसे पहले स्टूडेंट क्लास क्रिएट होगा, उसके बाद फिर उसके मार्क्स का फंक्शन कॉल करो, उसके बाद फिर उसके रिजल्ट का फंक्शन कॉल करो। इसको अगर मैं एग्जांपल के हिसाब से देखता हूँ तो ये मैंने कुछ तो C++ का प्रोग्राम लिखा है। यहाँ पर सबसे पहले मैंने कोई तो हेडर फाइल इंक्लूड किया, जो मैंने बात किया iostream.h मुझे हेडर फाइल लगने वाला है, वो मैंने इंक्लूड किया। क्लास एग्जाम्पल, क्लास क्या है, उसका नाम क्या है, उसका फॉर्मेट क्या है, ये सबसे पहले आपको डिक्लेयर करना होता है। डिफाइन क्लास, तो मैंने एग्जाम्पल नाम से मैं क्लास यूज करने वाला हूँ, तो उसका मैंने फॉर्मेट लिखा, क्लास कीवर्ड यूज किया, क्लास का नाम बताया, लास्ट में सेमीकोलन, क्लास का डिक्लेरेशन मैंने बता दिया। आगे का काम होता है कि क्लास का डिटेल कंसेप्ट बताओ, उसके अंदर कौन से फंक्शन है, वो काम कैसे करेंगे। डिफाइन मेंबर फंक्शन, तो मैंने एक्चुअल क्लास का फॉर्मेट लिखा, उसके अंदर एक्सेप्ट और डिस्प्ले ऐसे दो टाइप के फंक्शन है, तो वो मैंने अभी डिटेल में बता दिया कि एक्सेप्ट कैसे काम करने वाला है, डिस्प्ले डेटा कैसे शो करने वाला है। तो ये मैंने डिटेल इंफॉर्मेशन बता दिया। सबसे लास्ट में मेन फंक्शन आता है, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर उस क्लास के अंदर जो फंक्शन है उनको मैं कॉल कर रहा हूँ। तो ये आपका C++ के प्रोग्राम का स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले हेडर फाइल, उसके बाद क्लास का डिक्लेरेशन, उसके बाद फंक्शन का डिक्लेरेशन, और सबसे लास्ट में मेन फंक्शन। और फिर मेन फंक्शन का काम होता है सारे क्लास और फंक्शन को कॉल करने का।